नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। जो सुरक्षा प्रमुख लारिजानी ईरान के थे, कल खबर थी उनके बारे में और इजरायल की मीडिया ने खबर दी थी कि लारिजानी को मार दिया गया। अब जो है ईरान के समाचार ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और कि लारिजानी नहीं रहे, उनकी हत्या हो चुकी है। और उसके बाद जो है केवल ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी नहीं बल्कि उनके बेटे की भी मौत हो गई है। इस हमले की पुष्टि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी की। जो सेना है उसने भी की है कि उनकी हत्या हो चुकी है। और इसके जवाब में ईरान ने भी जो है देर नहीं की और इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, उसके 100 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। ईरान का कहना है कि ये हमला लारिजानी, उनके बेटे और वसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का बदला है। इस बीच जो है ये भी खबर आई कि अमेरिका अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है हॉर्मुज। और हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि हॉर्मुज का जो रास्ता रुका हुआ है उससे दो बड़े खतरे हैं और अमेरिका उस खतरे को अगर नहीं झेल पाता है, अगर उससे उससे अपने साथी देशों को निजात नहीं दिला पाता है, तो फिर उसकी जो बादशाहत है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। देखिए हॉर्मुज जो है, आप जानते हैं कि हॉर्मुज जो है वो न केवल जहां गैस और तेल की जरूरत है उनको परेशानी में डाले हुए है, बल्कि उन देशों को भी भारी परेशानी है, खासकर गल्फ कंट्रीज जो है जहां की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी हुई है। अगर हॉर्मुज से तेल और गैस नहीं जा रही है तो इससे भारी नुकसान हो रहा है गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट के देशों को। और ऐसे में मिडिल ईस्ट के देश बहुत समय तक अमेरिका के साथ नहीं रह पाएंगे और अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है। और देखिए अमेरिका ने तमाम कोशिशें की, अपने जितने उनके सहयोगी देश हैं सबसे कहा कि हॉर्मुज पे चलो अटैक करो, हॉर्मुज पर अटैक करो, लेकिन किसी देश ने साथ नहीं दिया। नेटो के अलग अलग देशों ने भी अलग अलग समय पर कह दिया कि यह युद्ध जो है इजरायल के लिए लड़ा जा रहा है। हमें न तो कॉन्फिडेंस में लिया गया और न ही जो है ये युद्ध की अभी जरूरत थी। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म अधिकारी जो केंट, हालांकि उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कि जो केंट अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिए, लेकिन केवल जो केंट नहीं बल्कि इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो या जापान हो, तमाम देशों ने निंदा की है ट्रंप की और इस युद्ध को जो है खामखा का युद्ध बताया। इसकी जरूरत नहीं थी ये बताया जा रहा, और ये इजराइल के लिए किया गया है। नाटो के देशों को ट्रंप ने धमकाया भी, लेकिन उस धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। और अब तो जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री का वीडियो चल रहा है जिसमें वो ट्रंप के सामने कह रहे हैं कि इस युद्ध की आवश्यकता नहीं थी और हम हॉर्मुज में अटैक नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि अरागची हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है ईरान के। एक तो उनके चेहरे पर देखिए कहीं कोई घबराहट नहीं दिखाई पड़ रही, कोई बेचैनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चेहरे पर शांति है, हल्की मुस्कुराहट है। दूसरी तरफ आप ट्रंप का चेहरा देखिए, कितना झिमिलाया और परेशान चेहरा दिखाई पड़ता है। और इससे पता लगता है कि ईरान इस बात से घबराहट में नहीं है और ईरान तय कर चुका है कि हमें क्या करना है। इसलिए ईरान बार बार कह रहा है कि हम युद्ध हम समाप्त करेंगे। और अब जो है देखिए, जो खाड़ी के देश है खास करके उनके तरफ से भी एक खबर आई कि खाड़ी के देशों ने कहा है अमेरिका से कि किसी भी तौर पे जब तक युद्ध चले, युद्ध करो और ईरान को खत्म कर दो। ये मीडिया में खबर चलाई गई और इसका जो है अरब मीडिया में ये रिपोर्ट छपी, चर्चा हुई। उसके बाद राइटर्स की ये रिपोर्ट जो 16 मार्च को प्रकाशित हुई थी, कुछ अरब मीडिया माध्यमों से सुर्खियों में है। ये बीबीसी का मैं न्यूज आपको बता रहा हूँ, उसका टुकड़ा लेकर।
बेथलेहम स्थित मान न्यूज वेबसाइट का शीर्षक था, खाड़ी देशों का ट्रंप को पैगाम, जब तक ईरान की क्षमताएं नष्ट न हो जाए तब तक मत रुकिए। कल इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी मीडिया में। और लेबनान के जो है हिजबुल्लाह है, उनका जो अखबार है दैनिक अल अखबार, उसने भी लिखा कि खाड़ी देश वाशिंगटन पर ईरान पर हमले जारी रखने का दबाव बना रहे हैं, हम अकेले झेलने के लिए नहीं छोड़े जाना चाहते, ये सऊदी अरब कह रहा है। और ये जो गल्फ के कंट्रीज है, एक और है कि सऊदी अरब स्थित गल्फ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन है अब्दुल अजीज ने राइटर्स से कहा कि अगर अमेरिका अपना पूरा काम होने से पहले पीछे हटता है तो हम अकेले ईरान का सामना करना पड़ेगा। मतलब सऊदी अरब जो है वो, या जो गल्फ कंट्री जो है वो मन बना चुके हैं कि अगर कल को अमेरिका भाग जाता है तो क्या होगा, जिसकी लगातार लगातार चर्चा की जाती है कि अमेरिका जो है भाग जाने में मास्टर है। जब उसको नहीं समझ में आता है तो भाग जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था जब गड़बड़ाती है, उसको लगता है कि इज्जत पर आ गई तो भाग जाता है। और अगर वो भाग गया अमेरिका, तब मिडिल ईस्ट के देश क्या करेंगे? क्योंकि ये जो ईरान है उससे दुश्मनी, ईरान इराक की दुश्मनी बड़ी लंबी चली, आपको पता है। ईरान जो है इनको छोड़ेगा नहीं, ये गल्फ कंट्रीज को पता है। और गल्फ कंट्रीज अगर नहीं होता ये अमेरिका के साथ, तो ईरान का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, या खामेनेई की जो मौत हुई है, वो शायद नहीं होती है, ऐसा ईरानी मानते हैं। और अब इजराइल ने हालांकि ये कहा है कि पहले कहा था वो, ईरान ने कहा था कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, जहां भी होगा उसको ढूंढ करके मारेंगे। अब इजराइल कह रहा है कि ये जो दूसरा सुप्रीम लीडर बना है मुज्तबा खामेनेई, जहां कहीं भी है उसको भी ढूंढ करके मार देंगे। और हौसला इसलिए भी बढ़ा है इजराइल का कि ये जो लारिजानी है उनकी हत्या के बाद उनको लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी आज नहीं कल हासिल कर लेंगे। इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात भी की है यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति से। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की। और मीडिया खबर दे रहा है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही की आज़ादी और सुरक्षा तय करना जरूरी है। तो हॉर्मुज यहाँ भी है, भारत के लिए बड़ी चिंता है कि भारत में गैस और तेल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि नंदा देवी दूसरा जहाज भी जो है आ गया है गुजरात, और बताया जाता है कि उसमें 46,500 मीट्रिक टन लिक्विफाइड एलपीजी है। लेकिन ये जो 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी है, वो कितने दिन के लिए है, कितने सिलेंडर के लिए है? तो सिलेंडर में भी इसमें दिया है कि ये सिलेंडर जो है 32.4 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है, यानी आधा, 64 लाख। जो रिपोर्ट है कि 64 लाख सिलेंडर हर दिन चाहिए भारत को। अब एक जहाज आया है, तो इसके पहले भी एक जहाज आया था, उसमें भी कहा गया था कि 60 लाख के आसपास, उस बड़ा जहाज शिवालिक था वहां से। तो कुल मिलाकर अगर 60-65 लाख एक दिन का गैस अगर आया है, एक दिन की गैस आई है, तो क्या होगा? और अब खतरा ये भी बढ़ता जा रहा है कि एलपीजी का संकट तो है ही, और एलपीजी का संकट जो है दूसरे विकल्पों से कैसे तय करेंगे? भागा भागी है, ये लकड़ी है, कोयला है, फलाना है, कर रहे हैं, इंडक्शन खत्म हो गया। लेकिन असल चिंता एक और आ रही है कि एलपीजी के बाद पीएनजी का भी संकट गहरा सकता है। और ये पीएनजी, हालांकि पीएनजी हिंदुस्तान में आधा जो जरूरत हमारी होती है उसका आधा हिंदुस्तान में ही होता है पीएनजी, लेकिन आधा जो है वो कतर से आता है, और कुछ हिस्सा जो है अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या रूस और दूसरे देशों से आता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कतर से आता है। और कतर से आने लाने के लिए जो हॉर्मुज चाहिए, वो हॉर्मुज खतरे में है। आपको पता है हॉर्मुज हॉर्मुज इतना रटा दिया है लोगों को, हॉर्मुज की हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए इसमें ये हो रहा है कि ये जो ये जो गैस है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, इसका जो है उर्वरक, जो खाद बनाने के जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल होता है। और गैस से चलने वाले जो बिजली संयंत्र है, जो पावर प्लांट है जो गैस से चलते हैं, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा घरों में ये सप्लाई है, यही गैस हमारे घर में भी है। ये गैस जो पाइप से गैस आती है,
अब इसमें ये इसके अलावा बताया जाता है कि जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी इसी से बनता है और ये भी इसका सप्लाई है। और इनमें से घरों तक शहरी गैस की आपूर्ति सबसे तेजी से बढ़ी है और शहरी नेटवर्क भारत में नेटवर्क के विस्तार के साथ लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक बताया जाता है कि भारत में 1.5 करोड़ से अधिक पीएनजी कनेक्शन, यानी घर में जो पाइप से जो गैस आती है उसका कनेक्शन है। और सरकार चूंकि इसको प्रमोट कर रही है, सरकार भी चाहती है कि सब आप लगवा लीजिए, वो एलपीजी लाना न पड़े, और इसलिए ज्यादातर लोगों ने ले लिया है ये और लगातार कनेक्शन ले रहे हैं लोग। लेकिन सवाल यही है कि जो पीएनजी की कमी होगी 2025 में, देखिए तो 2025 में भी लगभग 24-25 मिलियन टन आयात हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी खरीदारों में से एक देश है। अब जानते हैं भारत की बहुत बड़ी आबादी है और इस बड़ी आबादी की जो खपत है, वो तेल हो, गैस हो, ढेर सारी चीजें, लगभग चीजें हम आयात करते हैं। निर्यात तो हम वो सब्जी, आम, केला, वो राइस, यही सब करते हैं। ज्यादातर चीजें हम खाने की चीजें भी आयात करते हैं। हम इतने बड़े देश, इतने आत्मनिर्भर देश हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कहते थकते नहीं है। मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया का हाल ये है कि हम इंडक्शन गैस भी मंगाते हैं बाहर से, इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन जो है वो बाजार में बड़ी कमी हो गई है और ईरान से इसको कच्चा माल मंगाया जा रहा है। तो ये हुआ है कि इसमें जो है, जो पीएनजी है उसकी आधी आपूर्ति घरेलू स्रोतों से होती है, जबकि जिन्हें तटवर्ती और गहरे समुद्री इलाकों से निकाला जाता है, ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियां ये काम भारत में करती है। लेकिन बड़ा हिस्सा, जैसा कि मैंने कहा, कि आयात होता है बाहर से। और कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले एलएनजी कार्गो को हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है और भारत के एलएनजी आयात का लगभग 50-55 हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तो ये हॉर्मुज जो है सबसे तनावदायक है, और भारत के लिए भी है और जो गल्फ कंट्रीज है उसके लिए खाली, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से बात तो की है, लेकिन ईरान से हमारी बात जो है बड़ी नहीं के बराबर हो रही है। प्रधानमंत्री ने, एक खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने बात की उनसे और उसके बाद दो गैस का आया, वो गैस लेकर के आया जहाज। हालांकि जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि ये हमने ये जो गैस दी है वो देश के नागरिक, चूंकि भारत के नागरिकों ने ईरान के प्रति अपनी मित्रता, अपनी सहानुभूति रखी, ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़े, इसलिए हमने ये भेजा है। और उसमें भारत सरकार का कहीं नाम नहीं लिया। ये जो दुनिया है वो एकदम पलटती नजर आ रही है। देखिए, नाटो जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी हुआ करता था, वो नाटो के देश एक एक करके अमेरिका से दूर खड़े हो रहे हैं और कोई भी देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन भारत जो है, जो सबके साथ चलता था, वो ईरान के साथ भी था, अरब देशों के साथ भी था, इजराइल के साथ भी था, फिलिस्तीन के साथ भी था, अमेरिका के साथ भी था, रूस के साथ भी था। किसी से हमारी दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी अगर किसी से रही तो वो पाकिस्तान और चीन से रही दुश्मनी हमारी। बाकी दुनिया के तमाम देशों से, जब से देश आजाद हुआ तब से हमारी मित्रता रही और सभी देशों के बीच एक संतुलन बना करके भारत चलता रहा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इन्होंने संतुलन को खत्म कर दिया, एक तरफा किया है। और वो केवल देश के भीतर मुस्लिम विरोध नहीं है, बल्कि उनकी पूरी नीतियों में, अब मुसलमानों से हालांकि उनको बैर नहीं, जब नीतियों की बात करते हैं तो गल्फ कंट्रीज के साथ तो संबंध रखना चाहते हैं। गल्फ कंट्रीज जाते हैं, वहाँ भारतीय, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनके साथ संबंध तो बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन वो ईरान के साथ संबंध नहीं रखना चाहते। वो जो निकट के जो देश है, वो अमेरिका की तरफ या इजराइल की तरफ झुक करके रहना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ की, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों के संगत कीजिए, जैसे लोगों की संगत कीजिएगा वैसा बनिएगा। संभव है नरेंद्र मोदी जी उसी परिपाटी के हों, उसी मानने वाले लोग हों, और उनको लगता है कि अमेरिका के साथ रहने से हमारे पास धन आ जाएगा, हम भी अमीर हो जाएंगे। चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, जब से नरेंद्र मोदी आए
ये लगातार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो कभी चौथी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, कभी तीसरी बोलते हैं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था का क्या कीजिएगा जब हर चीज आप बाहर से मंगाते हैं? इस अर्थव्यवस्था का क्या कीजिएगा जब आप हॉर्मुज बंद हो जाए तो भारत में तमाम तरीके की परेशानियां खड़ी हो जाए? इस अर्थव्यवस्था का क्या कीजिएगा जब हम अमेरिका की चाकरी करने के लिए मजबूर हैं? मीडिया पे चल रहा है कि अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो युद्ध है आपका युद्ध है, इसमें हम साथ नहीं है। क्या भारत के नरेंद्र मोदी ये कभी कह पाएंगे? ये लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जेन्युइन सवाल है। इसराइल के साथ अब गलबहियां करके आते हैं, ईरान के साथ भिड़ लेते हैं। तो ईरान जो है वो एथिक वाला देश है। हमको एथिक नहीं चाहिए, एथिक पसंद नहीं है। गांधी की नीति नहीं चाहिए हमको, नेहरू की नीति नहीं चाहिए हमको, सावरकर की नीति चाहिए, हमें गोलवलकर की नीति चाहिए। हमें उन लोगों से दोस्ती रखनी है जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करे, जो ताकतवर लोगों के साथ खड़े हो। लेकिन ताकत जो है बदलती रहती है। अमेरिका जिस हाल में है उसकी ताकत छीनती नजर आ रही है, और उसके चेहरे पर, ट्रंप के चेहरे पर जो बौखलाहट है वो यही जवाब देता है, यही बताता है। और जब ईरान के जो विदेश मंत्री है उनका जब वीडियो जो हमने आपको दिखाया, जब वो नहीं परेशान दिखाई पड़ते हैं तो अमेरिका की परेशानी और बढ़ जाती है। और यह परेशानी केवल अमेरिका की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की भी बढ़ जाती है कि अमेरिका तो भाग जाएगा, कल को हमको रहना ईरान के पड़ोस में ही। हॉर्मुज की हमेशा हमें आवश्यकता पड़ेगी। हॉर्मुज अगर परमानेंट बंद कर दिया जाए, या हॉर्मुज ईरान तय करे कि किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे, तो गल्फ के कई देश बर्बाद हो जाएंगे। वो अमेरिका की गोद में जो अभी बैठे हैं, अमेरिका के पिछवाड़े में कहीं छुप जाएंगे। उनके लिए वहां से दान आएगा और जीवन चलेगा, इससे ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि गल्फ कंट्री, ज्यादातर गल्फ कंट्री जो है वो तेल की वजह से अमीर हुए हैं। तो ये बड़ा संकट है और ईरान इस बात को जानता है। अमेरिका इसी बात के लिए परेशान है और अमेरिका चाह रहा है कि हॉर्मुज को किस तरह खोले। और इस बीच देखिए अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया है, और अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश में समुद्र किनारे बने ईरानी मिसाइल ठिकानों पर करीब 2700 किलो वजनी खतरनाक बम गिराया। अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। 2700 किलो वजन का खतरनाक बम गिराया वहां जो हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे ईरान में मिसाइल के ठिकाने बने हुए। और बताया जाता है कि ये इतना खतरनाक बम चलाया जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को भी तबाह कर देता है। बेसिकली हॉर्मुज है क्या? हॉर्मुज जल डमरूमध्य जो है सकरा रास्ता जहां से जहाज गुजरते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि किस जहाज को, जिसे यहाँ पे टारपीडो किया गया पनडुब्बी के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच, ये श्रीलंका के बीच ईरान के एक युद्धपोत को, जिसमें कुछ सैन्य सामान नहीं थे, उसको जिस तरह से पनडुब्बी ने मार गिराया, वही हालत जो है वहां कर सकता है ईरान। तो हर किसी को डर है कि जहाज को उड़ा देगा और फिर भारी खतरा, भारत को भी खतरा है। अमेरिका की परेशानी है कि अमेरिका का तेल वहां से नहीं जाता, अमेरिका का कुछ यहाँ से आना जाना उस तरीके से नहीं है। अमेरिका बिना हॉर्मुज के भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन अमेरिका की दिक्कत यह है कि उसकी जो बादशाहत है, अगर हॉर्मुज बंद रहता है तो उसकी बादशाहत को आग लग जाएगी। पूरे गल्फ कंट्री जो है वो इस तरफ झुक जाएंगे और इसमें रूस का फायदा होगा। रूस जो है अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में। और न केवल रूस बल्कि चीन, रूस और चीन दोनों अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर गल्फ कंट्रीज का झुकाव होता है इस तरफ, रूस की तरफ, और जैसा कि ईरान ने कोशिश की है कि सारे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो इकट्ठा हो जाए और इजराइल के खिलाफ लड़े, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ लड़े, और ग्रेटर जो है इस्लामिक नेटो बनाने की भी बात हुई है। अगर उस दिशा में सोच लिया मुस्लिम कंट्रीज ने, तब अमेरिका का क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता है। और जो अभी यूक्रेन का जो वार हुआ और जिस तरह से ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों को धमकाया, किसी को नहीं बख्शा, सबको बेइज्जत किया।
और सबको कहा कि हम यहाँ पैसा दे रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं, सब बंद कर देंगे, हमारा इसमें फायदा नहीं है, हम क्यों पैसा खर्च करें, हमको अपने अमेरिका को महान बनाना है। और इसकी प्रतिक्रिया जो है पूरी दुनिया में हुई है। और ये जो आज ट्रंप के साथ कोई नहीं खड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी बड़ी वजह यही है कि ट्रंप को सब सबक सिखाना चाहते हैं। कम से कम इतना एहसास तो करा ही देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो है जरूरी हो, तो हम भी आपके लिए जरूरी है। और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, हम आपका सम्मान करें, हम आप मेरा सम्मान कीजिए, मैं आपका सम्मान करूं और आप मुझे लतियाइए, तो रिश्ते नहीं चलते हैं, बहुत दिन नहीं चलेंगे। और वही हुआ है। ट्रंप ने जिस तरीके का रवैया अपनाया, सबको बेइज्जत करने का, अपने देश के राष्ट्रपतियों को बेइज्जत किया, आसपास के जितने देश थे उनको सबको बेइज्जत किया, पूरी दुनिया को एक तरह से धमकाया कि हम पैसे नहीं देंगे, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या WHO हो या और दूसरे। और लेकिन हमारे वाले भी यही कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि किसी की आवश्यकता नहीं, हम सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। क्या श्रीलंका हो, क्या नेपाल हो, क्या बांग्लादेश हो, क्या पाकिस्तान हो, क्या चीन हो, क्या ईरान हो, क्या मालदीव हो, सबसे किसी को नहीं बख्श रहे, हम सबसे दुश्मनी साथ लेना चाहते हैं। देश के भीतर देख लीजिए, इनको कांग्रेस से दिक्कत है, इनको TMC से दिक्कत है, इनको वामपंथियों से दिक्कत है, इनको OWIC से दिक्कत है। अभी एक वीडियो देखे चल रहा है, मैं वीडियो दिखाना नहीं चाहता, बड़ा गंदा है वो वीडियो, लेकिन एक फोटो मैं उसका दिखाता हूँ। देखिए, ये आदमी कह रहा है, ये अभी सोशल मीडिया पे जाइएगा तो चल रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप। ये आदमी कह रहा है कि 5 मिनट का समय हमको दे दो, पुलिस हट जाए 5 मिनट के लिए, हमको समय सरकार दे, और सारे मुसलमानों को जो है औकात बता देंगे। कहीं ओवैसी के भाई ने किसी समय कहा था कि 15 मिनट हमको दो, और उसके बाद देखो 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जैसा जाहिल वो, और उस जाहिल ने ढेर सारे जाहिल पैदा कर दिए हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान है, नरेंद्र मोदी की जीवनदायिनी संजीवनी यही है। जब जब लगता है कि देश के भीतर नरेंद्र मोदी की असफलता दिखाई पड़ने लगी, चाहे एप्स्टीन का मामला हो, चाहे ये अभी जो संकट है, ये छोटा मोटा संकट नहीं है, ये बहुत गहरा और भारी संकट है। एक तो ये संकट है कि ईरान हमने खो दिया है, ईरान जैसा दोस्त जिसने हमेशा हमारा साथ दिया। दूसरी तरफ अमेरिका का पिछलग्गू हम बन गए हैं, अमेरिका के सामने घिघी बन जाती है। भारत कभी किसी देश का इसके पहले पिछलग्गू नहीं था, हर जगह संतुलन कायम किया। भारत इतना बड़ा देश है, भारत की बड़ी आबादी है, भारत बहुत पिछड़ा राष्ट्र है, विकासशील देश है भारत, लंबे समय तक गुलाम रहा। हमारे देश के भीतर ढेर सारी विषमताएं हैं, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर ढेर सारी विविधता है सांस्कृतिक स्तर पर। और जो संस्कृति भी हमारे यहाँ है, ढेर सारी चीजें हैं जो बड़ी पुरातन है, जो आधुनिक मानवीय सभ्यता के लिए सही नहीं है, लेकिन हम उसको गले से लगाए हुए हैं। ढेर सारी विषमताओं, ढेर सारी अलग अलग विचारों और ढेर सारी विविधताओं के बीच भारत चल रहा है, सबको साथ लेकर के भारत चल रहा है। भारत इजराइल की तरह या चीन की तरह नहीं चल सकता, चीन की तरह कभी चलाने की कोशिश भी नहीं की गई, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से पिछले 12-13 सालों से नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है, उसमें किसी को साथ नहीं लेना, केवल मैं चलूंगा, इसलिए हर जगह मोदी 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 दिखाई पड़ता है। लेकिन मोदी की अपनी हैसियत जो है, डिग्री का पता नहीं। जब विदेश जाते हैं बात करने के लिए तो कैसे बात करते हैं आपको पता है? दुनिया के किसी देश में आज जो भारत की स्थिति है, वो सहायता करने वाले देश की नहीं है। कोई निर्णायक स्थिति हमारे, हमसे कोई पूछता नहीं है, हम किसी को निर्णय देने के स्थिति में नहीं है। भारत की दुनिया में जहां भी चर्चा हुई है आजादी के बाद, तो चर्चा इस बात के लिए हुई है कि भारत ने जो है बड़े बड़े झगड़े बड़ी आसानी से निपटाए। कई सारे इतिहास पढ़िए, बड़े सारे उदाहरण है। लेकिन नरेंद्र मोदी उस इतिहास को बदलना चाहते हैं, नेहरू के इतिहास को बदलना चाहते हैं। बदल दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नेहरू के इतिहास को बदलने के लिए नेहरू से आगे जाना पड़ेगा। नेहरू के विपरीत रास्ते पर जब चलेंगे तो देश को गटर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि नेहरू जो है
मानवीयता की तरफ देश को ले गए, मनुष्यता की तरफ देश को ले गए। आप अगर जाहिलियत की तरफ देश को लेके जाना चाहते हैं, तो ये श्रेय जो है आप ले तो लेंगे, लेकिन भविष्य में बड़ा बुरा होगा, इतिहास बहुत खराब नज़र से देखेगा और भारत को उसका बहुत भारी नुकसान सहना पड़ेगा। और हमने कहीं पढ़ा है कि जिस देश का स्वाभिमान नहीं, जिस व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं, उस व्यक्ति का जीवन कोई मायने नहीं रखता है। स्वाभिमान ही जीवन है। किसी के तलवे चाटने की आदत पाल लेना, किसी को ठग लेना, किसी को झूठ बोलना और झूठ की सत्ता चलाना बेहद खतरनाक है, अपने लिए भी और गैरों के लिए भी। तात्कालिक तौर पे ये तो लगता है कि गैरों को निपटा देंगे, दूसरों को खत्म कर देंगे, लेकिन दूसरे खत्म खत्म अगर हो जाएंगे तो आप भी नहीं बचोगे। और दूसरा अगर चींटी भी है तो वो काटती है। ये मित्रता का भाव जो है, जो हमने संविधान में लिख रखा है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा, ये केवल भारतीयों के लिए नहीं, लेकिन भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ इस तरीके का बर्ताव रखेगा। वो न्याय के साथ खड़ा रहेगा, वो स्वतंत्रता के साथ खड़ा रहेगा, वो समता बंधुत्व के साथ खड़ा रहेगा, व्यक्ति की गरिमा के साथ खड़ा रहेगा। ये दुनिया के स्तर पर है, खाली भारत का संविधान नहीं। दुनिया के साथ हम किस तरह का बर्ताव करेंगे वो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रियम्बल तो छोड़िए, जो हमारा इतिहास रहा है, अच्छा इतिहास रहा है। हमारा इतिहास तो बड़ा रहा है, नफरत का इतिहास रहा है। दलितों के साथ जिस तरह का भाव रखा, पिछड़ों के साथ जिस तरह का भाव रखा, वो इतिहास जो है बड़ा घिनौना इतिहास है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस इतिहास पे परत डालने का काम किया गया, मिट्टी डालने का काम किया गया और कहा कि नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। और नए दौर की कहानी ये लिखी गई कि हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, कि हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद देंगे। ये भारत ने कहा, ये भारत ने अपनी नीति बनाई। और संविधान की वो लाइनें बाबा साहब जो ने लिखी, केवल बाबा साहब ने नहीं लिखी, बल्कि ये हमारे देश का मूल स्वर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये जो हमारे नीति वाक्य है, जियो और जीने दो की जो नीति है, यही मनुष्यता है। लेकिन इस नीति को छोड़ करके आप कौन सी नीति अपनाएंगे? हम सब पे शासन करेंगे? शासन करने वाले स्वाभिमानी लोग होते हैं। तलवे चाटने वाले लोग शासक नहीं होते हैं। तलवे चाटने वाले लोग हमेशा गले में पट्टा बांधे रहते हैं और मालिक के भरोसे रहते हैं। मालिक जैसे नचाएगा वो नाचेंगे। क्या भारत को हम जो है पट्टे वाला देश बनाना चाहते हैं? ये हम नागरिकों को सोचना पड़ेगा। ये जो तेल और गैस का संकट आंखों से दिख नहीं रहा जिनको, और ये जो लाल कपड़े जो भगवा कपड़े पहन करके उंगली ऐसे के दिखाता है, क्या शक्ल से देखिए कैसा अनपढ़ लग रहा है। ये तय कर रहा है हमारे भारत का भविष्य। ये विडंबना है हमारे देश की। और जब लोग कहते हैं कि देश जब आजादी हासिल की थी देश ने, तो उस समय 40% के आसपास जो है, या 30% के आसपास जो है पढ़े लिखे लोग थे। आज जो है 70% पढ़े लिखे लोग हैं। और इस जैसा आदमी जो है, ऐसे ऐसे कई लोग हैं, वो देश को लीड करने की बात कर रहा है। लेकिन क्या है कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे, कथित पढ़े लिखे विद्वान बने घूम रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आती। वो मजे ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके बच्चे तो अमेरिका में रहेंगे, क्या करना है, ये भिखारियों का देश है, ऐसा ही रहे। खाने का अनाज जो है कैसे उगाया है, इन गधों को पता नहीं कि 60 से पहले, 65 पहले देश में लाखों लोग भूख से मर जाते थे, पेट भर खाना नहीं खाते थे। ये भूल जाते हैं लोग। घंटा बजाने से जो है इस देश में अनाज नहीं उपजा। अनाज उपजा भाखड़ा नंगल बांध से, अनाज उपजा हरित क्रांति से, अनाज उपजा किसानों की, मजदूरों की मेहनत से। और सरकार ने उसको सपोर्ट किया। बनियों ने देश नहीं बनाया। आज जो है अंबानी और अडानी जो है मजा ले रहे हैं। लीजिए मजा। आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस खतरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।